नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है, ईरान और इराक की दुश्मनी जो है जंग में बदल चुकी और ट्रंप साहब भी कूद गए जंग में और उन्होंने न्यूक्लियर जो बनाने के 3 ठिकाने थे वहां पर कल और आज भी आक्रमण किया है। बम वर्षा कर दी उन्होंने। लोग पुष्प वर्षा करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की औकात यही है कि वो बम वर्षा करते हैं। अब उस बीच में खुमैनी साहब को अपनी हत्या की आशंका से डर लगने लगा है, इसीलिए उन्होंने अपने इस आशंका को देखते हुए अपने बाद के व्यक्तियों का चुनाव करना शुरू कर दिया है और उन्होंने 3 उत्तराधिकारी चुने हैं, जिसमें उनका खुद का बेटा मोहजताब शामिल नहीं है। और ईरान में अंदर खाने में या तह खाने में या पहाड़ी के नीचे जो छुपने की जगह है वहाँ पर क्या चल रहा है, देखने वाली बात ये होगी। और खुमैनी जो हैं वो शहादत के लिए तैयार हैं। उनका ये कहना है कि ये वीरों की धरती है और यहाँ पर शहादत देना ये जिसका मुकद्दस होगा, जिसके अच्छे भाग्य होंगे, वो देगा। अब 22 जून की सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान पर नातांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर B-2 बम वर्षक विमानों और टॉम हॉक मिसाइलों से भारी बमबारी की थी। अब उसको देखते हुए ईरानी ऑफिसर्स का कहना है कि सुप्रीम लीडर खुमैनी की जान को खतरा बढ़ गया है। और वैसे भी ट्रंप ने कहा है कि खुमैनी को अब जीने का कोई हक नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने जो कही है, जो अनर्गल है, जो बकवास है, वो ये कहा है कि हम यहाँ की सत्ता को बदलेंगे। अब आप सत्ता बदलोगे या आप खुद ही चल दोगे, कुछ पता नहीं है। और उन्होंने सुप्रीम लीडर जो है, उन्होंने अपनी जान को खतरा देखते हुए अपनी मौत के बाद संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें उनका बेटा मोहजताब का नाम नहीं है। और जो सियाने लोग होते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ रिचुअल है, जो सियाने लोग होते हैं वो अपने बाद में जो उन्होंने अपने जीवन में कमाया होता है उसको पहले ही बांट कर जाते हैं, ताकि बाद में पीछे परिवार में झगड़ा ना हो। तो ईरान में सत्ता बचाने के लिए खोमेनी क्या कोशिश कर रहे हैं, उनके सुप्रीम लीडर कौन हो सकते हैं और ईरान में अंदर खाते चल क्या रहा है, सवाल ये है। क्या इजराइल खोमेनी की हत्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई इसके अंदर शक शुबा है ही नहीं। और इजराइल ये काम करता रहा है, उसने गाजा में यही सब कुछ किया है और हमास का उसने सफाया बेदर्दी से अमानवीयता के साथ किया है। अब इसमें नेतन्याहू, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार कह चुके हैं खुमैनी की हत्या का ऑप्शन खुला हुआ है। 19 जून को इजराइल के बिशोरबा शहर के सोरेका मेडिकल सेंटर पर ईरान ने जब मिसाइल से अटैक किया था, उसके बाद इजरायली रक्षा मंत्री कटाज ने कहा था खुमैनी जैसे तानाशाह को जीने का हक नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने एजेंटों के जरिए इजराइल को ख़त्म करना चाहा है। नेतन्याहू ने भी कहा ईरान में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, सारे ऑप्शन खुले हैं, प्रेस में इस बारे में बात ना करना ही बेहतर है। और इससे पहले 17 जून को दिमागी बीमार ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा था कि हम जानते हैं कथित सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है। वह एक आसान शिकार है,
इजीली हम पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे चुटकी बजाएंगे मक्खी की तरह मार देंगे। लेकिन हम अभी उसे मारेंगे नहीं। भाई साहब मारोगे क्यों नहीं, आपके बस में ही नहीं है, मारोगे कहाँ से। और वैसे भी बहकी बहकी बातें करना, ट्रंप छोड़ दे भाई तू, इस तरह से ये बहकी बहकी बातें मत कर। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की जो कोशिश कर रहा है ना, तेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है। तो ट्रंप ने दूसरी पोस्ट में ईरान से बिना शर्त पर सरेंडर करने को कहा था। इसके जवाब में खोमेनी ने वीडियो जारी करके कहा था कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, आत्मसमर्पण नहीं करेगा, उल्टा अगर अमेरिकी जंग में शामिल हुए तो इसका अंजाम बुरा होगा। उन्होंने भी धमकी दी है। और ये खोमेनी ने .ir पर जारी किए गए इस लेटेस्ट वीडियो की एनालिसिस करके मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये किसी नई जगह से जारी किया गया है, लो क्वालिटी का वीडियो है। अब खोमेनी ईरान में है, कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। आमतौर पर खोमेनी ईरान की राजधानी तेहरान में एक हाई सिक्योरिटी कैंप्स में रहते हैं। इसे बैत रहबरी यानी सर्वोच्च लीडर का घर कहा जाता है। वो बहुत कम बिल्डिंग से बाहर निकलते। 15 जून को इजराइल ने अपनी सीमा से 2300 किलोमीटर दूर पूर्वी ईरान के मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसे खोमेनी की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अब तेहरान शहर से 343 किलोमीटर दूर लाविजान में जो इलाके में बने बंकर हैं उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। और अप्रैल और अक्टूबर 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की थी तब भी खोमेनी यहीं छिपे थे। अब खोमेनी को अपनी हत्या की आशंका, ये तो पूरे विश्व में सभी को आशंका है कि हो सकता है जैसे सद्दाम हुसैन को मार दिया गया, या एक और पाकिस्तान में जो छिपा हुआ आतंकवादी था जिसको मार दिया गया ढूंढ के, अमेरिका ये काम कर सकता है, इसमें कोई दो राय वाली नहीं है बात। और वो सक्षम है, इसमें भी बात ठीक है। तो क्या खोमेनी को अपनी हत्या की आशंका है? बिल्कुल है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक इजराइल और अब अमेरिका की तरफ से बढ़ते हमले के बीच खोमेनी भी आगे का वॉर प्लान बनाने में जुट गए हैं। और प्लान को जानने वाले 3 ऑफिसर्स ने अखबार को बताया है कि खोमेनी की लोकेशन पता ना चले, इसलिए वह किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन मैसेजिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनका भरोसा एक व्यक्ति बाकी नेताओं और ऑफिसर्स तक उनके मैसेज पहुंचाता है। और खोमेनी ने ईरान की सेना की कमान संभालने के लिए ऑफिसर्स की एक पूरी चेन तैयार कर ली है, ताकि अगर किसी ऑफिसर्स की मौत हो जाए तो फौरन लिस्ट में से दूसरा उनकी जगह ले सके। क्योंकि उनके 20-22 जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके जो कमांडर हैं वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा खोमेनी ने 3 मौलवियों को भी चुना है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इनमें से कोई एक उनकी जगह लेगा। ऑफिसर्स के मुताबिक खोमेनी को पता है इजराइल या अमेरिका उनकी हत्या की कोशिश कर सकता है। इसे वे अपने लिए शहादत मानते हैं। शहादत एक बड़ा पवित्र शब्द है जो हर एक सैनिक के लिए अपने देश के लोग इसको प्रयोग करते हैं। मतलब शहीद हो जाना, अपने देश के लिए शहीद हो जाना, ये बहुत गर्व की बात होती है। और अधिकारियों के मुताबिक आमतौर पर खोमेनी का वारिस चुनने में कई महीने का समय लगता है, लेकिन जंग के हालात में खोमेनी चाहते हैं बिना किसी अव्यवस्था के जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो ताकि उनकी विरासत बनी रह सके। अब ईरान में सर्वोच्च लीडर चुने जाने की प्रक्रिया है क्या, देखने वाली बात ये होगी। दुनिया में 2 ही देश हैं जहां थियोक्रेसी यानी सर्वोच्च धार्मिक नेता संस्था का शासन है, ईरान और वेटिकन सिटी जो पोप जहाँ पर रहते हैं। जिस तरह वेटिकन सिटी में पोप का पद सबसे ताकतवर होता है, उसी तरह ईरान में रहबर का हिंदी में अर्थ होता है जो राह दिखाए, जो रह का रहबर हो, जो रास्ता दिखाने वाला होता है, जो अच्छे रास्ते दिखाता है, उसको रहबर कहा जाता है। देश के सुप्रीम लीडर होते हैं। रहबर फारसी का शब्द है
जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। अब ईरान की शासन व्यवस्था वेटिकन से भी जटिल है। यहाँ पर एक तरफ रहबर का सरकार पर कंट्रोल है तो दूसरी तरफ जनता की चुनी सरकार भी है। खुमैनी 36 साल से ईरान के रहबर हैं। 88 मौलवियों की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनती है सुप्रीम लीडर, और रहबर जो है सभी सेनाओं के कमांडर इन चीफ, विदेशी नीति या देश के सभी मामलों पर अंतिम फैसला लेने, बाकी पदों पर नियुक्ति का अधिकार। अब तक सिर्फ 2 लोग इस पद पर पहुंचे हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 88 मौलवियों और उलेमाओं की संस्था हर साल 8 साल में ईरान के नागरिकों द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। रहबर के चुनाव से लेकर उनके काम पर नज़र रखने का काम, रहबर ठीक से काम ना करे तो उसे बर्खास्त भी करने की ताकत होती है। और राष्ट्रपति ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर पद, संविधान लागू करने, विदेश नीति में दखल का अधिकार, लेकिन अंतिम फैसला रहबर ही करेगा। 4 साल में चुनाव के लिए इस्लाम के 12 जानकारों और गार्डियन काउंसिल की मंजूरी जरूरी होती है। ये गार्डियन काउंसिल है क्या? इस्लाम के 6 जानकार और 6 जजों की संस्था है ये। हर 6 साल पर इनका चुनाव रहबर करते हैं और संसद से पास कानूनों को खारिज कर सकती है ये। तो सर्वोच्च संस्था हो गई। सांसद जो हैं वो 290 सदस्यों को चुनने के लिए हर 4 साल में आम चुनाव होते हैं। कानून बनाने, सालाना बजट खारिज करने, राष्ट्रपति मंत्रियों के खिलाफ महाभियोग चलाने का अधिकार इनके पास होता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्यों को ईरान की आम जनता वोटिंग के जरिए चुनती है, लेकिन इसके उम्मीदवार गार्डियन काउंसिल की तय करती है। जबकि गार्डियन काउंसिल में 12 में से 6 इस्लाम के जानकारों को सीधे रहबर नियुक्त करते हैं, बाकी का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से वही करते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट पर गार्डियन काउंसिल का सीधा कंट्रोल रहता है, जबकि गार्डियन काउंसिल पर रहबर का। कुल मिलाकर भले ही ईरान के संविधान के तहत असेंबली ऑफ एक्सपर्ट को रहबर को बर्खास्त करने का अधिकार है, लेकिन ये रहबर के ही चुने हुए लोग होते हैं। इसलिए आज तक असेंबली ने कभी भी खमेनी के किसी फैसले को चैलेंज किया ही नहीं है। और खमेनी के बाद होगा कौन उनका वारिस, देखने वाली बात ये है। जानकारों और कई मीडिया रिपोर्ट्स में 2 लोगों का जिक्र तेजी से हो रहा है। अली रेज़ा आरफी, 67 साल के अली रेज़ा शिया इस्लाम के धर्मगुरु और खमेनी के पुराने सहयोगी हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष और गार्डियन काउंसिल के सदस्य हैं। कोम में शुक्रवार की नमाज अली रेज़ा की इमामत यानी अगुवाई में होती है। वह कौम के प्रमुख भी हैं। खमेनी के साथ उनके करीबी रिश्ते, ईरान की सरकार में उनके प्रभाव के चलते उन्हें खमेनी का संभावित वारिस माना जा रहा है। हाशिम हुसैनी बुशहरी, ये 70 साल के शिया धार्मिक गुरु हाशिम बुशहरी ईरान की ट्रेवलर शिया कम्युनिटी से आते हैं। 90% शिया इसी कम्युनिटी से हैं। बुशहरी भी कौम में शुक्रवार की नमाज में इमामत करते हैं। इसके अलावा वे कौम सेमिनरी सोसाइटी के चीफ हैं और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में ईरान के बुशहर प्रांत के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होते हैं। खमेनी के करीबी माने जाने के कारण बुशहरी को भी खमेनी का संभावित वारिस माना जा रहा है। और ये दोनों की अली रेज़ा आरफी और हुसैनी साहब की फ़ोटो है जो शेयर की गई है। क्या खमेनी के बेटे मुजतबा उत्तराधिकारी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं? ईरानी अधिकारियों के मुताबिक खमेनी के दूसरे नंबर के बेटे का नाम खमेनी के चुने हुए 3 लोगों में शामिल नहीं है। माना जा रहा है कि वंशवाद के आरोप से बचने के लिए खमेनी ने मुजतबा का नाम नहीं लिया। हालांकि 56 साल के खमेनी का जो बेटा है उसको वारिस माना जाता रहा है आमतौर पर। 2024 के आखिरी में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था खमेनी ने अपनी बीमारी के चलते ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी
अपने बेटे मोजताबा को सौंप दी थी। हालांकि तब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। कौम से इस्लाम की शिक्षा पाने वाले मोजतबा लो प्रोफाइल रहते हैं, सरकार में कभी कोई पद नहीं लिया। 2009 के चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के बाद शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने के चलते पहली बार दुनिया की नज़र में आए। इसमें कई लोग मारे गए। अमेरिका ने उनके बेटे पर बैन लगाया है। मोजतबा के अलावा ईरान के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी को भी खमैनी की गद्दी का वारिस माना जा रहा है, लेकिन मई 2024 में उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। अब इजराइल के हमले के बाद ईरान के अंदरूनी हालात क्या हैं? तो अधिकारियों के मुताबिक ईरान के लिए युद्ध दो मोर्चों पर चल रहा है। एक तरफ हवाई हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार को इजराइल के लिए जासूसी करने और उनकी मदद करने वालों से निपटना पड़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ईरान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम के टॉप रैंक तक इजराइल के घुसपैठिए होने का डर है। यहाँ तक कि खुमैनी को भी इसका डर है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गलीफ बाफ के एडवाइज़र मेहदी मोहम्मदी ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा था, हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम से बड़ा समझौता हुआ है। हमारे सभी सीनियर कमांडरों की 1 घंटे के अंदर हत्या कर दी गई। हमारा सबसे बड़ा फेलियर था, हमें पता नहीं चल पाया कि इजरायली खुफिया एजेंट्स हमले के लिए महीनों से इजराइल में मिसाइल्स और ड्रोन के पुर्जे ला रहे थे। जब तक ईरान में 200 से ज़्यादा लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, देश की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया है इजराइल की मदद करने वालों को रविवार 22 जून तक हथियारों सहित सरेंडर करना होगा। इसके बाद जो भी पकड़ा जाएगा उसे फांसी दी जाएगी। यह स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया गया। खुफिया विभाग को जनता को संदिग्ध लोगों की एक्टिविटी की जानकारी देने को कह रहा है। हमले की तस्वीरें वीडियो लेने पर पाबंदी है। व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर रोक है। लगभग सभी इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अभी ईरान की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्या? अब ऑफिसर्स के मुताबिक अमेरिका के जंग में शामिल होने के बाद सरकार अभी 2 सबसे बड़ी चिंताओं से घिरी पड़ी या उलझी हुई है। ईरान के बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स, तेल और गैस रिफाइनरीज और बांधों पर बड़े हमले हो सकते हैं। दरअसल 13 जून से जारी इजराइल के हमलों के बावजूद जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में बने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर फोर्डो लेबोरेटरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अब सीधे तौर पर अमेरिका भी जंग में कूद गया है। फोर्डो के बाद अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान ईरान में बाकी ठिकानों पर भी बम गिरा सकते हैं, संभावनाएं बनी हुई है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान शांति कायम करने की कोशिश नहीं करता तो और बड़े हमले होंगे। और ऑफिसर्स के मुताबिक दूसरी चिंता है, इजराइल और अमेरिका खमैनी की हत्या की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल ईरान ने अमेरिका के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही कहा कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। ईरान की सेना, राजनीति, आम जनता के बीच माहौल है कैसा? देखने वाली बात ये होगी। सेना में कोई असंतोष नहीं है। ईरान के ऑफिसर्स के मुताबिक ईरान के टॉप लीडर्स और सेना के ऑफिसर्स की जासूसी और हत्या की आशंका जताई जा रही है। खुफिया विभाग ने नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत ऑफिसर्स के सेलफोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। ईरान के 2 ऑफिसर्स ने बताया सभी सीनियर सरकारी ऑफिसर्स और सेना के टॉप कमांडर्स को बंकरों में रहने का आदेश दे दिया गया है। हालांकि सेना के कई बड़े कमांडर और नेताओं के मारे जाने के बाद भी खुमैनी की चुनी हुई सैन्य कमांड एक्टिव है। यानी अगर किसी ऑफिसर्स की मौत होती है तो खुमैनी की मर्जी के मुताबिक उसकी पोस्ट पर फौरन किसी दूसरे ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। इस दौरान नेताओं या ऑफिसर्स के बीच किसी तरह का असंतोष नहीं है। ये नोट करने वाली बात है। ईरान के नेता लोग एकजुट हैं। ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद अली अब्ताही का कहना है कि इजराइल का ये अंदाज़ा गलत था कि ईरान हमले के बाद ईरान में राजनीतिक अस्थिरता आएगी। वे कहते हैं ईरान के राजनीतिक गुट भले ही आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन इजराइल के हमले के बाद सभी गुट
खुमैनी के ईरान के झंडे के नीचे एकजुट हो गए हैं। जंग ने ईरान की आम जनता और नेताओं के बीच मतभेद खत्म कर दिए। ये बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। और बीते दिनों में अक्सर ईरान सरकार की आलोचना करने वाले कई नेता, कलाकारों, मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर ईरान की सरकार के साथ एकजुटता दिखाई है। ईरान की फुटबॉल टीम के प्लेयर सईद एजातुल्लाही ने लिखा है, परिवार के तौर पर हम हमेशा एक मत नहीं हो सकते, लेकिन ईरान की धरती हमारी रेड लाइन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने होटल्स, शादी लॉन वगैरह बेघर लोगों को फ्री में एंट्री दे रहे हैं। सुपरमार्केट्स में सामान पर छूट दी जा रही है। लोग ब्रेड्स तक कम खरीद रहे हैं ताकि सभी को ब्रेड मिल सके। दरअसल नेतन्याहू के बयानों के आधार पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है ईरान पर हमले के पीछे नेतन्याहू का एक बड़ा इरादा ईरान में तख्ता पलट करवाकर अपने मन मुताबिक सरकार बनाना है। और दरअसल ये सच्चाई भी है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो सुशांत सरीन कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान में नफरत भी बढ़ रही है। ईरान के लोग इजराइल के कहने पर सत्ता के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि अभी तक इजराइल हमलों में 90% तक आम लोग मारे गए हैं। ईरान में अभी तक कोई ऐसा विपक्ष नहीं है जो इजराइल अमेरिका के बूते पर तख्ता पलट करने की स्थिति में हो। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति आपके लिए। आप इसको किस तरह देखते हैं, क्या विचार रखते हैं? हमने इसमें अपना कोई भी विचार प्रकट किया नहीं है। जो रिपोर्ट हमें उपलब्ध है हमने उसके आधार पर आपसे बातचीत की है। अब ये आपका इंतज़ार रहेगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्या लिखते हैं, क्या समझते हैं और क्या हमें समझाना चाहते हैं। तो सभी का स्वागत है, दोनों हाथ खुले हैं, आएँ और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इतनी लंबी लंबी रिपोर्ट्स आपको देते हैं जिसमें सच्चाई और अथेंटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन 100% सच हम आपको बताते हैं जो हमारे पास उपलब्धता होती है। तो आपका ये फ़र्ज बनता है आप एक सब्सक्रिप्शन से हमें नवाजें। हम समझते हैं ये हमारी मेहनत का फल होगा। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।